हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। यूनिट 1 का जो टॉपिक है भारत की सांस्कृतिक विरासत, इस टॉपिक की आज हमारी क्लास नंबर 6 है। 5 क्लासेस अभी तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा टाइम से आपको ये क्लास नहीं मिल पा रही थी। अब पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समय पर हम क्लास दें। यूपीएससी बैच जो चल रही थी उस बैच को कंप्लीट करना था, तो इसलिए थोड़ा मैं एमपीपीएससी में समय नहीं दे पा रहा था। आपके लिए मैं क्लासेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब यूपीएससी का हमारा बैच कंप्लीट हो चुका है। जून में उनकी भी एग्जाम है। अब जो समय है 40-45 दिन, अब पूरी तरीके से एमपीपीएससी को ही हमें पढ़ना है। और ये जितना भी 40-45 दिन का समय बचा है, इस बचे हुए समय में मैं पूरा ये प्रयास करूंगा कि मैं आपको अधिकतम जितनी क्लासेस दे पाऊँ वो दूंगा, और जितना कोर्स आपका कंप्लीट करवा पाऊँ वो कंप्लीट करवाऊंगा। हालांकि जिन जिन टॉपिक का मैंने कहा है ना, जैसे भारत की सांस्कृतिक विरासत, ये तो मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं, है ना, जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं और उनकी क्लासेस आपको मिली नहीं है ज़्यादा, तो अब उन सब्जेक्ट को भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अधिकतम क्लास लेकर समय से पहले उन सब्जेक्ट को भी मैं कंप्लीट करवाऊं। ठीक है। तो अब वर्कलोड भी कम है ना, क्योंकि यूपीएससी का बैच हो गया है कंप्लीट, तो अब एमपीपीएससी में ही पूरा काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको क्लासेस जो है बिल्कुल समय पर मिलेगी। चलिए, तो करते हैं शुरुआत। हमने पिछली क्लासेस में प्राचीन भारत की चित्रकला को पढ़ा था। आज हम मध्यकालीन भारत की चित्रकला पर बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, प्राचीन भारत की चित्रकला का जो हमने फॉर्मेट देखा था वो यह देखा था कि प्राचीन कालीन जो चित्रकला थी, उस चित्रकला में बड़े बड़े आकार के चित्र बनाए जाते थे। चाहे भीमबेटका हो, चाहे अजंता की गुफाएं हो, चाहे बाघ की गुफाएं हो, और भी इनके अलावा जितने भी हमने प्राचीन भारत की चित्रकला से संबंधित स्थल देखे, सब पर जो भी चित्र बने थे वो कहीं दीवारों पर बने थे, कहीं छत पर बने थे, कहीं पत्थरों पर बने थे। मतलब चित्र जो थे वो बड़े रूप में बनाए जाते थे प्राचीन भारत में। जो ही हम मध्य भारत की चित्रकला की ओर देखते हैं, हम मध्य भारत की चित्रकला के फॉर्मेट की बात करते हैं, तो हमें यह दिखता है कि मध्य भारत में, मध्य काल में जो चित्र बनाए जाते थे, है ना, तो वो चित्र जो हैं लघु रूप में होते थे। जबकि प्राचीन भारत के जो चित्र थे वो बड़े रूप में होते थे। है ना, अंतर को आप समझो। प्राचीन भारत की चित्रकला के मुकाबले जो मध्यकालीन भारत की जो चित्रकला है, उसका जो रूप है वो लघु है प्राचीन भारत के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्यों छोटे छोटे चित्र बनने लगे, जबकि प्राचीन भारत में तो बड़े बड़े चित्र बनते थे? तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। पहला कारण बताया जाता है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, है ना, जैसे 712 ईस्वी में भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ, पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो उस समय और उसके पश्चात और भी अलग अलग विदेशी शासकों ने, विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए। भारत की जो सांस्कृतिक धरोहरें थी उन धरोहरों को नुकसान पहुंचाया। तो सोचिए, अगर किसी मंदिर में, किसी गुफा में कहीं पर कोई चित्र बने हैं और किसी विदेशी आक्रांता ने आकर उस मंदिर को, उन गुफाओं को ही तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तो क्या वो चित्र हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम कैसे उनका संरक्षण करें? तो क्यों ना हम उन चित्रों की फोटोकॉपी करवा लें, है ना। हमारे हम करते हैं ना ऐसे। घर में हमारे पास मान लीजिए कि कोई आधार कार्ड है, कोई पैन कार्ड है, तो कभी ये खो गया या खो न जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी एक रंगीन कॉपी करवा कर रख लेते हैं, है ना, ताकि रंगीन कॉपी अपने साथ रहेगी। वो खो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल तो घर पर है। तो सेम उसी तरीके से जो चित्र मंदिरों में, गुफाओं में बने हैं, तो हमारे उस समय की चित्रकारों ने क्या किया, उन चित्रों को किसी ताड़पत्र पर, किसी भोजपत्र पर, किसी राजपत्र पर बिल्कुल सेम एज इट इज चित्रित करना शुरू किया, ताकि कल से कोई विदेशी आक्रांता आए और इन चित्रों को तहस नहस कर दे, इन चित्रों को, इन मंदिरों को, इन गुफाओं को तोड़ दे, तो भी हम इस चित्रकला का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम जो है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रख सके।
है ना। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए शायद जो है भारत में मध्यकाल में लघु चित्र ज्यादा फेमस हुए, या लघु चित्रकारी जो है वो एक बड़े स्तर पर की जाने लगी। दूसरा कारण लघु चित्रकारी के पीछे यह भी बताया जाता है कि अगर कहीं पर कोई चित्र बने हैं तो वो कम लोगों तक ही उन चित्रों के बारे में जानकारी पहुंचाई जा सकती है ना। जैसे आप भी मान लीजिए कि कहीं अजंता की गुफाएं घूमने गए, आप वहां से फोटो क्लिक कर कर लाओगे, अपने घर वालों को दिखाओगे, तो घर वाले भी उन चित्रों को देख लेंगे ना कि अजंता में ऐसे चित्र बने हैं। अगर फोटो नहीं लाते तो आपके घर वालों को यदि उन चित्रों को देखना है तो उनको भी अजंता की गुफाओं में जाना ही पड़ेगा, तभी वो उन चित्रों का दर्शन कर पाएंगे। तो सेम उस समय भी अगर कोई व्यक्ति है जो अजंता की गुफाओं में आया, कहीं गुफाओं में आया और उन चित्रों को देखा, और उन चित्रों को उसने किसी कॉपी में अच्छे से किसी पेज पर, है ना, किसी कागज पर उसने अच्छे से चित्रित कर लिया, और चित्रित करने के पश्चात वो किसी राज दरबार में जाकर या प्रजा के सामने जाकर वो उन चित्रों को रख रहा है, बता रहा है कि देखो वहां पर ऐसे चित्र बने हैं, तो उन चित्रों को भी ज्यादातर लोगों तक प्रसारित किया जा सकता है ना, लघु रूप में बनाकर, है ना। और पहला जो कारण बताया था कि भाई विदेशी आक्रांताओं से रक्षा के लिए, है ना, हमने बहुत सारे चित्र कागज पर बना लिए, उन कागज की एक पोथी तैयार कर ली, और मान लो कभी कोई विदेशी आक्रमण हो भी गया तो उन उस पोथी को, उस एल्बम को आसानी से अब अपने साथ लेकर हम कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारी चित्रकला की जो पद्धति है, प्राचीन जो हमारे पूर्वज रहे उन्होंने जो चित्र बनाए, हम उन्हें भी क्या रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो यही सारी चीजें उस समय रही हैं जिनकी वजह से चित्रों का जो फॉर्मेट था वो लघु रूप में सामने आया, चित्र जो है वो लघु रूप में बनने लगे। ये तो जनरली मैं आपको कारण बता रहा हूं कि आखिर में भारत में जो लघु चित्रकारी हुई उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। मतलब कि मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो मध्यकालीन भारतीय जो चित्रकला है, उस चित्रकला की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि जो चित्र हैं वो लघु रूप में बनाए जाते थे, है ना। लघु रूप में छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे किसी कागज पर, और उस कागज पर चित्र बनाकर बहुत सारे चित्रों की एक ऐसी एल्बम बना ली जाती थी। उस एल्बम को कहा जाता था पोथी, है ना। तो इस कारण मध्यकालीन भारतीय चित्रकला को कहा जाता है पोथियों की चित्रकला, क्योंकि इसमें जो चित्र हैं वो किसी गुफा में, किसी दीवार पर नहीं बनते थे, पोथियों में बनते थे, है ना। लोग जो है पोथियों में चित्रकारी करते थे, है ना। तो इस कारण इस मध्यकालीन भारतीय चित्रकला को कहा जाता है पोथियों की चित्रकला। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इतिहास के किस कालखंड को पोथियों की चित्रकला कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्यकाल, है ना। मध्यकाल को पोथियों की चित्रकला के नाम से जाना जाता है, और इसका कालखंड बताया जाता है 700 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक के। संभवतः ये वही काल था जिसमें चित्रों का लघु फॉर्मेट आना शुरू हुआ, मतलब चित्र जो है वो लघु रूप में बनने लगे, जबकि प्राचीन भारत में चित्र बड़े रूप में बनते थे। चलिए, तो इस पोथियों की चित्रकला की जो हमें शुरुआत देखने को मिलती है वो मिलती है पाल शासकों से, है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो एरिया है इसमें पाल वंश का शासन था, है ना। आप भारत के इतिहास में पाल शासकों के विषय में पढ़ेंगे, इस पाल वंश के विषय में पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा होगा। तो जो पाल वंश था, इन पाल शासकों ने, इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने इस प्रकार से चित्रों की पोथियां बनानी शुरू की, मतलब कागज पर चित्र बनाकर उन कागज का कलेक्शन करके एक इसी पोथियां इन्होंने निर्मित करना शुरू की, है ना। तो पाल शासकों को इनके पीछे का सबसे बड़ा संरक्षक और कारण माना जाता है ना। तो इसलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पाल चित्रकला, है ना। मतलब हम मध्यकालीन भारत की चित्रकला पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत की चित्रकला की क्या विशेषता थी वो मैंने आपको बताया, और मध्यकालीन भारत की जो चित्रकला थी उस चित्रकला की जो हमें पहली झलक देखने को मिलती वो मिलती है पाल शासन में, पाल शासकों के समय से। इसीलिए हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पाल चित्रकला के बारे में कि आखिर में पाल चित्रकला कैसी थी, क्या इसका स्वरूप था, क्या इसका फॉर्मेट था। देखो स्टूडेंट, अगर हम
पाल चित्रकला की बात करें, है ना, हम पाल चित्रकारी को देखें तो देखो लगभग 730 ईस्वी से लेकर 1197 ईस्वी तक पाल शासनकाल में यह या इस पाल शैली के चित्र बने, है ना। जो देवपाल थे, है ना, पाल शासक थे देवपाल, इन देवपाल के राज दरबार में धीमान तथा वित्तपाल नामक दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, है ना। ये नाम आपको याद रखना है, धीमान तथा वित्तपाल, है ना। प्रश्न एमपीपीएससी ने राजा भोज के विषय में भी पूछा था ना कि ये दोनों किसके राज दरबार में रहते थे, तो हो सकता है यहाँ पर भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि दो बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे मध्यकालीन भारत के, धीमान तथा वित्तपाल। लामा तारानाथ ने इन्हें पाल चित्रकला शैली का संस्थापक माना है। मतलब धीमान और वित्तपाल जो है, इन दोनों को पाल चित्रकला शैली का संस्थापक कहा है किसने? लामा तारानाथ ने। महीपाल जो थे शासक, इन महीपाल के शासनकाल में पोथियों का निर्माण शुरू हुआ। मैंने कहा ना आपको कि एक कागज पर चित्र बनाए जाते थे, है ना, ऐसे बहुत सारे कागज पर चित्रकारी करके उसकी एक पोथी बना ली जाती थी, है ना। तो ऐसी पोथियां, है ना, चित्रों की पोथियां बनने की जो शुरुआत हुई वो महीपाल के शासनकाल से हुई। ये जो पोथियां हैं, ये ताड़पत्र पर, राजपत्र पर या भोजपत्र पर चित्रित हैं तथा देवनागरी लिपि में जो है लेख लिखा हुआ है ना। देवनागरी लिपि में जो है वो लेख लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। पाल पोथियों के निर्माण का मुख्य केंद्र जो है वो बंगाल था और इनका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। मतलब जो ये पाल शासनकाल में जो चित्रकारी की जो पोथियां बनी, उन पोथियों में जो भी कथाएं वगैरह, है ना, जो भी उनमें चित्रित की गई है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को उन पोथियों में चित्रित किया गया है। और बौद्ध धर्म की भी जो महायान शाखा है, उस महायान शाखा से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनको इन पोथियों में चित्रित किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं पाल शैली के विषय में, आपको याद रखना है। पाल शैली एक लघु चित्रकारी है ना। पाल शैली एक लघु चित्रकारी है, याद रखेगा। पाल शैली के चित्र लघु रूप में बनते हैं। पाल शैली का संस्थापक लामा तारानाथ ने धीमान तथा वित्तपाल को माना है। महीपाल के शासनकाल में पोथियों का निर्माण शुरू हुआ था। ये जो पोथियां हैं, मतलब जो कागज होता था, वो या तो ताड़ का, राजपत्र का या भोजपत्र का होता था, जिस पर ये चित्र बनते थे। और देवनागरी लिपि में लेख भी लिखे गए हैं। और पाल पोथियों के निर्माण का मुख्य केंद्र बंगाल में था। मतलब इस प्रकार की जो पोथियां हैं वो मुख्य रूप से बंगाल में बनती थी, है ना। पाल शासकों का केंद्र भी था बंगाल, है ना। और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से था। किनका? इन पोथियों का। ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा और जानते हैं इन पाल चित्रकला के बारे में। तो देखो, पाल चित्रकला में लाल, नीला, सफेद तथा काला आदि रंगों का प्रयोग किया गया है ना। मतलब जो चित्र बने हैं पाल शैली में, वो लाल, नीला, सफेद, काला आदि रंगों का प्रयोग करके बनाए गए हैं। ये जो चेहरे बनाए गए हैं इन चित्रों के, वो सवा चश्म में बने हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो चेहरे हैं, है ना, पाल शैली में चित्रों के जो चेहरे बने हैं, वो चेहरे बने हैं सवा चश्म में। ठीक है, किस में बने हैं? सवा चश्म में। अब प्रश्न ये उठता है कि सवा चश्म क्या होता है ना। मन में सबसे पहला जो डाउट है डाउट है ना, वो यही आ रहा होगा कि सवा चश्मा आखिर में होता क्या है ना। सवा चश्म से क्या तात्पर्य? तो देखो स्टूडेंट, सवा चश्म का आप मतलब समझो, है ना, कि आखिर में सवा चश्म क्या होता है। सवा चश्म का मतलब, एक तो होता है जैसे चित्र बनाए जा रहे हैं तो इसे सामने फेस करके, जहां दोनों कान दिख रहे हो, दोनों आंखें दिख रही हो, नाक दिख रहा हो, मुंह दिख रहा हो, मतलब पूरा फेस ऐसे सामने दिख रहा हो, है ना। अगर कोई चित्र ऐसा बना हो जिसमें सिर्फ एक साइड दिख रही हो, तो उसको बोलते हैं एक चश्मा, है ना, जिसमें सिर्फ एक आंख जो है चित्रों में दिख रही है। सवा चश्मे में जनरली कुछ इस प्रकार के चित्र होते हैं। आप मुझे देख सकते हो, आपको मैं जिस टाइप से दिखाई दे रहा हूँ ना, मेरी एक आंख और दूसरी आंख जो है वो पूरी नहीं दिखाई दे रही। मतलब एक फेस ऐसे एकदम आधा नहीं, थोड़ा हल्का सा इस टाइप से मेरा फेस जो है आप वो देख रहे हैं, तो ये जनरली सवा चश्म है। तो
पाल शैली में जो चेहरे बने थे वो इस प्रकार से सवा चश्म में बने हैं। मतलब जो भी चित्र बने हैं पाल शैली में, तो जनरली वो जो चेहरे हैं वो सवा चश्म में बने हैं, है ना। इस प्रकार से सवा चश्म में इन चेहरों को बनाया गया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। देखो ये फोटोज आप देखो यहाँ पर, इससे थोड़ा आपको आइडिया होगा, है ना। ये पाल शैली की चित्रकारी है। अब इस पाल शैली के इस चित्र में आप इन चेहरों को देखो, है ना। इन चेहरों पर नजर डालो, चाहे ये वाला चेहरा थोड़ा ये जो चित्र है थोड़े धुंधले से हो गए हैं, तो आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप गौर करेंगे, है ना, तो आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना। इन ये चेहरे आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो ये जो पाल शैली के ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो देखो यहाँ इन चित्रों को देखो, जितने भी चेहरे हैं, है ना, एकदम से इसे सामने नहीं है ना, एकदम से इसे सामने नहीं है। तो ये होता है सवा चश्म चेहरे। और इधर देखो ये ब्राह्मी लिपि में जो है लेख लेख लिखे हैं, है ना, ये पाल शैली की पोथी का एक पन्ना है ना। तो इस टाइप से चित्रकारी की गई, किसमें, पाल शैली के चित्रों की ये शैली थी, है ना। इस शैली में उन्होंने चित्र बनाए, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े यदि हम स्टूडेंट, तो ये चित्र जो है अजंता, ये चित्र जो है अजंता शैली से मिलते जुलते हैं परंतु सूक्ष्म स्तर पर। मतलब अजंता की गुफाओं में जो हमने चित्रों की शैली देखी, अजंता की गुफाओं में हमने जो चित्र देखे, उन चित्रों का जो विषय वस्तु देखी, स्वरूप देखा, तो कुछ उसी प्रकार के चित्र भी जो है हमें पाल शैली में देखने को मिलते हैं, परंतु सूक्ष्म स्तर पर ही यह मिलते हैं। हेलन रूपिसो ने पाल चित्र शैली को बिहार शैली कहा है, तथा लामा तारानाथ ने इसे पूर्वी शैली या नाग शैली कहा है ना। पूर्वी शैली या नाग शैली कहा है किसे, पाल शैली को। तो देखो पाल शैली के चित्र, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाल शैली के चित्र लाल, नीला, काला इन रंगों से मिलकर बनाए जाते थे। चेहरे सवा चश्म होते थे, पोथियों पर बने होते थे, है ना। पोथियां बनाई जाती थी चित्रों की, मतलब एल्बम तैयार किए जाते थे चित्रों के। जो कागज लिया जाता था वो ताड़ का या कोई भोजपत्र होता था, है ना, जिस पर ये चित्र बने होते थे। चित्रों के साइड में ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे होते थे, जो भी मैंने आपको बताया है ना। और चित्र जो थे वो लघु रूप में थे। पोथियों का निर्माण महीपाल के शासन काल में शुरू हुआ। पोथियों के निर्माण का जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल था। लामा तारानाथ ने जो है धीमान तथा वित्तपाल को पाल शैली का क्या कहा, जनक कहा, संस्थापक कहा, है ना। पाल चित्रकला शैली का संस्थापक कहा, है ना। तो इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पाल शैली हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ना। धरोहर में सिर्फ ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार ये नहीं आते हैं, है ना। मतलब धरोहर में सिर्फ इमारतें नहीं आती हैं, है ना। हम कई बार यूं सोचते हैं कि धरोहर, सांस्कृतिक विरासत या धरोहर में तो सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आती हैं जो कोई बिल्डिंग हो, है ना। विरासत तो उसी को बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। विरासत का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, विरासत में कोई शैली हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई तो वो हमारी विरासत ही है। अगर हमें रहने के, जो हम मकान बनाते हैं, उन मकानों का जो स्वरूप है वो हमने हमारे पूर्वजों से लिया, तो वो भी हमारी एक विरासत है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, उन कपड़ों में भी हमें हमारे पूर्वजों की झलक दिखती है कि वो जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे, हम उसी अनुरूप आज भी कपड़े पहन रहे हैं। तो ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है। तो उसी प्रकार से ये पाल शैली जो है ये भी हमारी विरासत है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। क्या यहां तक क्लियर है आप सबको, है ना। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो पाल शैली से संबंधित इसी प्रकार के चित्र करेगा एग्जामिनर, है ना। और आपको जो है अच्छे से इनके जो है जवाब देना होंगे। बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आप सोच लीजिए अच्छे से। अब आप बोर्ड पर देखो, कुछ प्रमुख चित्रित पुस्तकें लिखा है ना, जिसमें आपको नाम दिख रहा है अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, साधन माला, पंचाशिखा, गंधर्व व्यू और करण देव गुहा, है ना। ये 5 पुस्तकें आपको दिख रही हैं, मतलब ये पोथियां हैं।
है ना, पुस्तकें हैं, पोथियां हैं, इनमें क्या किया गया है, पाल शैली के चित्र बनाकर इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है। तो एग्जामिनर ने एक प्रश्न पूछा था पुरानी परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिसमें पाल शैली में जिसको चित्रित किया गया है, और ऑप्शन में अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता जो है यह ऑप्शन में था। हो सकता है इस टाइप के प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिले, क्योंकि ये कुछ प्रमुख चित्रित पुस्तकें हैं, है ना, जो पाल शैली में डिजाइन की गई, जो पाल शैली में निर्मित की गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न जो है एग्जामिनर पूछ सकता है, परीक्षक जो है यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है इन पुस्तकों से। ठीक है, चले, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जहाँ पर जो है हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत की जो चित्रकला है, उस चित्रकला में और भी जो प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं, है ना, और भी जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं इस चित्रकला में, उसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।